वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला महनाजपुर थाने के बरवा गांव व निजामाबाद तहसील अंतर्गत रानी की सराय थाना क्षेत्र के जमालपुर भेलखरा गांव का है। मुंबई से ट्रकों से आए 2 प्रवासी मजदूरों का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है। महनाजपुर थाना के बरवा का निवासी 14 मई को ट्रक से आया था। इसके बाद वह स्वतः गांव में क्वारंटाइन हो गया था। बाद में तबीयत खराब होने पर उसको भर्ती कराया गया और सीएससी लालगंज परीक्षण के लिए भेजा गया। उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं निजामाबाद तहसील के अंतर्गत रानी की सराय थाना क्षेत्र के जमालपुर भेलखड़ा का निवासी संदीप प्रजापति ट्रक से आया था, लेकिन वह अपने घर भी चला गया था। इसके बाद तबीयत खराब होने पर उसने परीक्षण कराया। आज उसका टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। डीएम के अनुसार क्योंकि यह अपने घर गया था, लोगों से मिला था, इसलिए गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इन दोनों को आजमगढ़ के चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रौनापार थाने में तैनात एक सिपाही का भाई भी दिल्ली से ट्रक से आया था और थाने पर भी अपने भाई के यहाँ रुका था। इसके बाद सिपाही अपने भाई को छोड़ने बलिया गाँव में गया था। तबीयत खराब होने पर बलिया में परीक्षण कराया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद रौनापार थाने के सिपाही को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी जानकारी ली जा रही है। वहीं फूलपुर कस्बा का निवासी अपने ससुराल अंबेडकर नगर में मुंबई से आया था। वहां से अपने फूलपुर कस्बा स्थित निवास स्थान पर गया था। कुछ लोगों से मिला भी था। इस सूचना के बाद से प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और पूरे क्षेत्र के सैनिटाइजेशन के काम में जुट गया है। मामले में डीएम ने बताया कि फिलहाल जमालपुर भेलखरा गांव को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया है। इस वक्त जनपद में कुल 4 कंटेनमेंट जोन मुबारकपुर का चकसिकटी, जहानागंज का नेतपुर, महनाजपुर का जियनपुर व रानी की सराय थाना क्षेत्र का जमालपुर भेलखरा है। डीएम के अनुसार चक सिकटी में अब 8 पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं और नियमानुसार इस क्षेत्र को कंटेनमेंट फ्री किया जाएगा। इस बारे में सीएमओ से चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 71,000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, जिसमें से 32,000 अधिकृत तरीके से व 39,000 अपने साधनों से आए हैं। डीएम ने बताया कि जनपद में कुल 15 पॉजिटिव मरीजों में से 9 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 की मौत हो चुकी है, 5 एक्टिव पेशेंट हैं। इसके अलावा आजमगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 3 मऊ के कोरोना पेशेंट का भी उपचार हो रहा है। जनपद में जो प्रवासी श्रमिकों का सिलसिला जारी है आने का, उसमें से लक्षण के आधार पर जिनमें संदिग्धता पाई जाती है उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और कुछ का रैंडम सैंपल भी लिया जा रहा है। उन्हीं में से 14 तारीख को 37 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 34 सैंपल नेगेटिव आए और
एक सैंपल अभी अवेटेड है और 2 सैंपल जो मुंबई से आए हुए प्रवासी श्रमिक थे उनका आज सुबह पॉजिटिव मिला है, रिजल्ट आया है। उसमें से एक व्यक्ति महराजपुर के बरवा के हैं, लेकिन उनके साथ अच्छी बात यह रही कि वो खुद सावधानी बरते थे और वो सीधे गांव न जाके घर में किसी से ना मिलकर वो शेल्टर होम का पता करके गए थे और 1 घंटे बाद ही शेल्टर होम से उन्हें सर्दी जुकाम था तो हॉस्पिटल क्वारंटाइन लालगंज में कर दिया गया था। उनका सैंपल पॉजिटिव आया है, उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, लेकिन चूंकि वो गांव नहीं गए थे या घर के भी किसी के संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए गांव को कंटेनमेंट जोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरे जो एक श्रमिक हैं प्रवासी, वो जमालपुर बेलखरा तहसील निजामाबाद ब्लॉक मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। वो ट्रक से आए थे, वहां से एक निजी वाहन करके 3 लोग आए थे गांव। उसमें से एक व्यक्ति गौरा के थे और एक व्यक्ति दिलौरी। ये जमालपुर बेलखरा, इनका पॉजिटिव आया है। चूंकि ये अपने गांव कुछ घंटों के लिए अपने घर चले गए थे, हालांकि कुछ घंटों के लिए गए, फिर आकर के हॉस्पिटल चले और वहीं से क्वारंटाइन कर दिए गए शिवालिक में, लेकिन कुछ घंटों के लिए गांव चूंकि चले गए थे इसलिए उस गांव को हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया है और वहां पर जो कंटेनमेंट जोन की प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सैनिटाइजेशन, वहां पर राशन के वितरण को रोक करके उनको घर घर वितरण की व्यवस्था और बाकी लोगों का आपस में एक दूसरे के घरों में जाना और दूसरे गांव से जाने का प्रवेश फोर्स लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लग रही है। ग्राम प्रधान से मेरी व्यक्तिगत भी बात हो गई है और अन्य अधिकारियों को भी मैंने वहां भेज दिया। मेरे द्वारा संग भी निरीक्षण किया जाएगा। इसी तरह और भी जितने प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, अब हमने आदेश किया है कि लक्षण ना भी हो तो भी शेल्टर होम से घर जाने से पहले बीच में प्रतिदिन कम से कम जिले में 50 से 60 पूल सैंपलिंग, टेस्ट सैंपलिंग जरूर करेंगे। वो प्रोसेस 2 दिन से शुरू है और इसीलिए डेली 60 से लेकर के 100 के बीच में सैंपल जा रहे हैं। जैसे परिणाम आते जाएंगे कार्रवाई करते जाएंगे। आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि एक सिपाही हैं, उनके भाई पॉजिटिव आए हैं, तो उनके संपर्क में उनके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है। तो हमारे सीएमओ को जानकारी दे दी गई है और उन्होंने उस पुलिस को भी, कांस्टेबल का भी सैंपल क्वारंटाइन करके भेज रहे हैं। ऐसे कोई भी केस आते हैं सामने जिसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग में ऐसे आते हैं प्रकरण, तो हम लोग तत्काल उनको क्वारंटाइन करके सैंपल भेजते हैं। आपको स्मरण होगा कि एक सिपाही मेहनगर क्षेत्र के बासुपुर के अमेठी में स्वयं पॉजिटिव पाए गए थे, जो यहाँ फैमिली में रह के गए थे। उनकी फैमिली के भी, जिनके सबके परसों रिजल्ट नेगेटिव आ गए थे। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हुए उनका सैंपल करना, उनको आइसोलेट करना जरूरी है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर इस तरह केसेस आते हैं तो हमें घबराने की बजाय रखते हुए सतर्कता से कार्रवाई करने की जरूरत है। चकसेकटी को मिलाकर 4 बने, चकसेकटी, नेतूर, जियापुर दक्षिणी और आज ये जमालपुर बेलखरा।
लेकिन जो वर्तमान मानक है उसके हिसाब से चेक सिक्योरिटी अब उस दायरे से बाहर हो गया है। उसको औपचारिक रूप से मुझे सीएमओ से रिपोर्ट लेके घोषित करना है, लेकिन जो शासनादेश है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार वो बाहर हो चुका है। क्योंकि पहले 28 दिन का था डिस्चार्ज होने से, लेकिन अब प्रोटोकॉल ये है कि जिस दिन लास्ट सैंपल आया हो जिसका पॉजिटिव, उससे 21 दिन, तो उस हिसाब से चेक सिक्योरिटी अब 26 दिन हो गया है। तो मैं सीएमओ से रिपोर्ट मांगा हूं, कोई केस वैसा 22 तारीख के बाद कोई सैंपल गया हो, रिजल्ट आया है नहीं आया है, अगर ऐसा कोई केस नहीं होगा तो वो दायरे से बाहर हो जाएगी, तब 3 बचेंगे। और चूंकि एक एक केस ही हैं, इसलिए सिर्फ राजस्व ग्राम को हम करते हैं कंटेनमेंट जोन, इसमें 1 किलोमीटर वाला फार्मूला लागू नहीं होता है। तमाम दुश्वारियां झेलते हुए प्रवासी श्रमिकों के जनपद आगमन का क्रम लगातार जारी है। ट्रकों बसों से लदकर आए मजदूर टेम्पो ट्रालियों पिकअप की मदद लेकर गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई साधन न मिलने पर पैदल ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई से जनपद आए टेलर देवानंद ने बताया कि लगभग 50 मजदूरों के साथ वे ट्रक से जनपद पहुंचे हैं। प्रति मजदूर 3000 भाड़ा देकर वे यहां तक आए। ट्रक वाले ने उन्हें जनपद से 20 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। कठिनाई तो बहुत सामना करना पड़ा वहाँ पे। हाँ, वहाँ समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत, हर चीज़ का, मतलब खाने पीने का भी समस्या हो गया और आने के लिए मतलब कुछ साधन ही नहीं। इसके लिए हम लोग ट्रक करके आए। ट्रक को भाड़ा दिया है? हाँ, भाड़ा दिया। भाड़ा लिया? 3000 लिया। कितने लोग थे आप लोग? उसमें 50 लोग थे करीब। एक ट्रक में? हाँ। फिर उसके बाद ट्रक वाला ला करके यहाँ कौन सा जगह 20 किलोमीटर, आजमगढ़ से 20 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग ऑटो करके यहाँ तक आए, बाईपास आजमगढ़ बाई। ऑटो वाला 500 रुपये लिया, 7 आदमी का। क्या आप लोग क्या है कि आप लोग सुरक्षित घर पहुँच जाएँ? जी जी, परिवार का? हाँ जी, हम लोग यही चाहते हैं कि सुरक्षित घर तक पहुँच जाएँ, चाहे जो पैसा लग जाए। जी। खाने पीने की दिक्कत रास्तों में? रास्ते में तो सर बहुत तकलीफ हुई खाने पीने का, लेकिन जगह जगह पे खाना पीना मिल रहा है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि वहाँ का खाना से मतलब जो भाजी रोटी मिल रहा है ना, मतलब खाने में भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मानो पेट भर खाना आदमी खा नहीं पा रहा है। वही बिस्कुट और पानी पीते हुए समझ लीजिए कि चले आ रहे हैं हम लोग। जी बस यही इच्छा है कि जी, यही चाहते हम कि सही सलामत घर पहुंच जाएं। जनपद पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों में से तमाम गैर जनपदों के भी हैं। साधन न मिलने पर वे अपने जनपद के लिए यहां से पैदल ही कूच कर रहे हैं। कहाँ रहने वाले हो? यूपी देवरिया जिला। कहाँ जा रहे हो अभी आप लोग? ट्रक किस चीज़ से आए हो? से। अब जाने के लिए क्या स्थिति है? यहाँ गाड़ी खाली करवा दी है पुलिस वाले लोग। हाँ। और ऐसे ड्राइवर से बोला कि आगे नहीं जाएंगे, उतर जाओ। कैसे घर जाओगे? देखें, साधन देखना है, नहीं तो पैदल जाएंगे। नहीं साधन मिलेगा तो पैदल जाएंगे? नहीं साधन मिलेगा तो वही रास्ता है, पैदल जाएंगे। पैदल नहीं आ रहा, ट्रक से आए थे। ट्रक से आए थे। ट्रक से आए हो? कहाँ? हाँ, फिर कैसे जाओगे? क्या चीज बोल रहे हैं? अरे ट्रक से आए तो उतर गए हो? हाँ, उतर गए हैं। फिर वो गोरखपुर के लिए गाड़ी पकड़ रहे हैं। गाड़ी नहीं मिलेगी तब कैसे जाओगे? देखेंगे, पैदल जाएंगे, क्या करेंगे। आजमगढ़ की सरायमीर थाना पुलिस ने राजापुर सिकरौर बाग के पास मुठभेड़ में 4 अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से अवैध तमंचा, 2 लाख रुपए नगद व 50,000 का जेवरात बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सोमवार को सरायमीर थाना पुलिस ने राजापुर सिकरौर बाग के पास मुखबिर की सूचना पर शातिर चोरों के साथ हल्की मुठभेड़ हुई, जिसमें महताब उर्फ गुरहू, मोहम्मद आतिफ, मुन्ना व अरमान निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व उनकी टीम ने इनके पास से 2 लाख रुपए नगद, तमंचा, चोरी की 22 पायल, 1 अंगूठी, 1 कान का झाला, 8 बिछुआ व 1 कड़ा बरामद किया।
सीओ फुलपुर ने बताया कि पकड़े गए शातिर चोर हैं जो रेकी करते हैं और फिर नकब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो फायर करते हुए मौके से भागे हैं। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। बाद में उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो यहाँ नकबजरी की कई घटनाएं इनके द्वारा किया जाना बताया गया और उसके बाद इसकी निशानदेही पे इसके साथियों का नाम पता बताने पर 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। तो कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए उसमें और 3 लोग फरार हैं। इनके पास से कुल 2 लाख रुपया नगद और 50,000 रुपये के जेवरात बरामद हुए। क्या किसी चोरी का कैश है? 2 लाख कैश बरामद हुआ है। ये नकबजन है, ये चोरियां करते हैं घरों में, सुनसान देख लेते हैं। रेकी करने के बाद इनकी स्टाइल ये है कि ये रेकी करते हैं, जान जाते हैं कि घर में जब कोई नहीं है तो रात में घुस के ये चोरी करते हैं। सर इससे पहले भी किसी वारदात में वांछित थे? इसके पहले भी ये 3 मुकदमे इनके खिलाफ, ये 3 मुकदमे लिखे गए हैं। तो इन्हीं लोगों ने स्वीकार किया है कि हम लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। आपके मुकदमे है? ये देखिए, ये मुकदमा एक तो टेउखर का है, एक मुकदमा आपका ये राजापुर सिकरौर का है, एक पूना पोखर का। एक घटना इन लोगों ने फुलपुर में भी कर रखी है, उसको भी स्वीकार किया है कि फुलपुर वाला सैदपुर। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से अधिवक्ताओं के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा है। न्यायालय बंद होने के चलते अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। परिवार का जीविकोपार्जन उनके लिए दुरूह हो गया है। फरियादियों को न्याय दिलाने वाले लॉकडाउन में खुद फरियाद के लिए मजबूर हो गए हैं। तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके सामने भूखमरी की स्थिति भी खड़ी हो गई है। कुछ एक सरकारों को छोड़ दिया जाए तो इस लॉकडाउन में अधिवक्ताओं की सुध किसी ने नहीं ली। अधिवक्ताओं का कहना था कि उनकी स्थिति मजदूरों से भी बदतर हो चली है। सरकार को उन्हें भी राहत पैकेज प्रदान करना चाहिए। लॉकडाउन में सारे तबकों की बुरी हालत है, खासतौर से वकील ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। 2-2 महीने से कोई काम नहीं है और जो ये थोड़े से ऑनलाइन जो प्रोसेस शुरू किया गया है ये भी कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। कुछ ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन आप दीजिए, कोई डिफेक्टिव हो जाती है तो उसके बारे में बताया नहीं जाता कि आपकी डिफेक्टिव हो गई है और कई दिन इंतज़ार करने में बीत जाता है। हालांकि 8-9 चूँकि मेरे साथ ये मामला हो चुका है इसलिए मैं उसको समझ रहा हूँ कि बताया नहीं। फिर दूसरी बार मूव कीजिए तो उसको रजिस्टर करने में क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मुझे नहीं समझ में आया। तो कुल मिला जुला के ये कहा तो जा सकता है कि कचहरी कुछ हद तक बेल वगैरह के मामले में खोली गई है लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अधिवक्ता कुछ हित नहीं है? नहीं, अधिवक्ताओं की हालत काफ़ी बुरी है। अधिवक्ता तो वैसे भी बेचारे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और उसमें 2-2 महीने तक अगर कोई कमाई ना हो तो वो कितनी बुरी दशा में आ जाएंगे। सारे लोग बहुत दिक्कत में हैं। शायद ये तबका है कि ये किसी से मदद भी नहीं ले सकता, किसी से मांग भी नहीं सकता। मजबूरी है कि ये किसी से नहीं मांग सकता, हाथ नहीं फैला सकता। तो ये तो सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त है। भूखा रहेगा लेकिन किससे मांगे, चाह के भी नहीं मांग सकता। तो ऐसे में सारे लोग झेल रहे हैं, बहुत दिक्कत में है। देखिए, जो अगर मैं सिर्फ अपनी अधिवक्ता समाज की बात करूं तो इस वक्त प्रदेश में लाखों से ज़्यादा तादाद में वकील हैं और आप ये जानिए कि एक वकीलों का 80% जो वकील हैं वो रोज़ाना कमाने वाले हैं, रोज़ाना खाने वाले हैं। और 2 महीना हो गया तकरीबन लॉकडाउन को और अभी फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 4.0। इसमें वकील जो हमारा अधिवक्ता समाज है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त पीड़ित है इस वजह से। और आप ये जानिए कि अधिवक्ता समाज क्योंकि गणमान्य तबके से आता है, एक एलिट क्लास से आता है, प्रोफेशनल क्लास से आता है, तो वो हर जगह अपनी बातें भी नहीं रख सकता, सबसे अपना मुंह भी नहीं खोल सकता। तो सरकार को और बार काउंसिल इस पे लगी भी, हम लोगों ने भी पत्र लिखा है और सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो न्याय प्रक्रिया के जो न्यायिक बंधु हैं, जो अधिवक्ता समाज है, इनके लिए भी कुछ सरकार को आगे बढ़कर कुछ मदद करना चाहिए। कोई पैकेज इस तरह का आना चाहिए जिससे पूरा जो अधिवक्ता समाज है उसके भी आसानी हो सके, क्योंकि एक बड़ी तादाद ऐसी अधिवक्ताओं की है कि जो रोज़ाना यहाँ से कमा कर जाती थी, जिसकी वजह से उनका घर चलता था, आज वो भूखमरी का शिकार होने को आ गए हैं। क्या उम्मीद रखना चाहेंगे कि शासन से? हम आपके जरिए, मीडिया के जरिए मांग करते हैं कि प्रशासन एक पैकेज अधिवक्ता समाज के लिए भी कोई स्पेशल पैकेज आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हर तरह से ये जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उसमें से एक पिलर है जुडिशरी, और जुडिशरी का ही हिस्सा अधिवक्ता समाज भी है। तो अगर अधिवक्ता समाज भूखा है और पीड़ित है और प्रताड़ित है तो इससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक व्यवस्था कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। इसलिए ज़रूरी है कि अधिवक्ता समाज के भी जो वो तबका जो भूखा है, भुखमरी के शिकार पे आ गया है, एक पैकेज इस तरह का, एक कुछ ना कुछ अधिवक्ता समाज के लिए भी कोई रिलीफ पैकेज आना चाहिए। हम तो यह कहना चाहेंगे कि जो अधिवक्ता समाज है,
हमारे बारे में ना कोई सोच रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हुई, चाहे भारत सरकार हुई, चाहे सुप्रीम कोर्ट हुई, चाहे बार काउंसिल हुई। क्योंकि मजदूरों के बारे में जो भी सोच रहे हैं लोग, हम लोगों को इन लोगों ने मजदूरों से ही बदतर मान लिया है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप आइए ऑनलाइन काम करिए, हम लोग आकर के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जबकि हजारों की तादाद में पूरे आजमगढ़ की हम बात नहीं करते, पूरे यूपी की हम बात कर रहे हैं। यह अधिवक्ताओं के बारे में आप लोगों ने या सरकार ने या किसी ने भी कोई न राहत पैकेज दिया, न हम लोगों के बारे में सोचा। हम लोगों के बच्चे या हम लोगों की फैमिली कैसे रह रही है, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जबकि हम लोग दिशा निर्देश के साथ साथ इनके सारी गाइडलाइंसों का पालन करते हैं, और उसके बावजूद भी न सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है, न हमको कोई पैकेज मिला, न हमारे बारे में हमारी बार काउंसिल सोच रही है, न सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, न हाई कोर्ट सोच रहा है। कहना यह है कि अधिवक्ता समाज इस समय बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही सरकार के खिलाफ कभी भी कोई भी आंदोलन कर सकता है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करते हुए भी हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के भी बारे में सोचे, कम से कम कोई पैकेज हम लोगों को भी दे, जिससे कि हम लोगों का भी निदान हो सके। मजदूरों के बारे में सभी लोग सोच रहे हैं, हम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसमें अधिवक्ताओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो नए अधिवक्ता हैं, जो नए अधिवक्ता हैं, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है, उनका परिवार उसी पर आधारित है, उनके पिता का इलाज है, उनके परिवार का खर्चा है। इस संबंध में 2 महीने से कचहरी बंद है, लेकिन बाद में भी कोई व्यवस्था नए अधिवक्ताओं की नहीं की है और सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? किस तक लॉकडाउन बढ़ गया है, क्या मांगे हैं? इसमें हम यही चाह रहे हैं कि जो नए अधिवक्ताएँ हैं, 4 साल से 5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए जो मिनिमम जीवन निर्वहन का खर्च होता है, उनको सरकार और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा मिलना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का निर्वहन कर सकें। नहीं तो अगर यही स्थिति रहेगी तो वकालत के पेशा में कोई भी आना नहीं चाहेगा, कोई भी नवयुवक आना नहीं चाहेगा। इसलिए मेरी न्याय के लिए, न्याय का प्रक्रिया सतत चलती रहे, उसके लिए नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ न कुछ रुपया जरूर सरकार को देना चाहिए। लॉकडाउन में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान बेहाल हैं। अच्छी बात यह है कि मनुष्यों के साथ साथ इन बेजुबान पशु पक्षियों की सुधि भी तमाम संगठन ले रहे हैं। बेजुबान जानवरों के दाना के साथ पानी की भी व्यवस्था में वे पूरे मनोयोग के साथ जुटे हुए हैं। इन्हीं संस्थाओं में से गांधीगिरी की टीम भी बेजुबान पशु पक्षियों को पानी पिलाने के लिए नगर के प्रमुख स्थानों पर पानी के पात्र स्थापित कर रही है। टीम के युवा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए पानी के इन पात्रों की स्थापना पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के निमित्त किया गया है। आज हम लोग लॉकडाउन 2 चरण से जब से लगा हुआ था, उस समय हम लोग बंदरों को भोजन कराने का कार्य कर रहे थे, गायों को, कुत्तों को। अच्छा। उसी क्रम में हम लोगों ने सोचा कि इस जो गर्मी पड़ रही है, उसमें इनकी प्यास बुझाने की भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने हौदी जो जानवर पानी पीने का पात्र नगर के प्रमुख जगहों पर लगा रहे हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन में आप लोग क्या करते थे? जैसे किस तरीके से जानवरों को, बंदरों को क्या खिलाते थे? लॉकडाउन में बंदरों को केला, चना, खीरा और कुत्तों को बिस्किट और गायों को चोकर, पालक, टमाटर, हरी सब्जियां। ये आप लोग प्रतिदिन ऐसा करते हैं? जी। इसके लिए 2 से हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि इस लॉकडाउन में मनुष्य अपनी व्यथा, अपनी स्थिति को बता सकता है, परंतु ये बेजुबान जानवर अपनी स्थिति, अपनी भूख को बताने में असमर्थ है, जिसके कारण हम लोग सोचा कि इनके खाने का बंदोबस्त किया।